गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए आज रिवाइज करते हैं चैप्टर 8 इनपुट टेस्ट क्रेडिट। तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रिवाइज सेक्शन 16। along with section 16 we are going to revise rule 36, rule 37, then section 17 along with section 17 we are going to revise rule 38, rule 42, rule 43 and rule 88A। फिर सेक्शन 18 रिवाइज करेंगे। सेक्शन 18 के साथ में हम क्या रिवाइज करेंगे? रूल 40, 41, 41A एंड 44। then section 19 along with rule 45 and finally we are going to revise together section 20, 21 and rule 39। इनपुट टेस्ट क्रेडिट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन काफी लोगों को डर लगता है, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स को नहीं लगता। रिमेंबर, इनपुट टेस्ट क्रेडिट वेरी वेरी प्रैक्टिकल चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो अगर आपने इसको अच्छी तरह कंसेप्चुअली समझ लिया और रिवाइज कर लिया, देन ट्रस्ट मी, नोबडी कैन स्टॉप एग्जम्पशन इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन विद सेक्शन 16। सेक्शन 16 से एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी, कौन बंदा एलिजिबल है, कौन आईटीसी इनपुट टेस्ट क्रेडिट ले सकता है। तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 से एलिजिबल पर्सन इज रजिस्टर्ड पर्सन। तो ओनली रजिस्टर्ड पर्सन कैन टेक इनपुट टेस्ट क्रेडिट। तो आप या मैं अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, हमने कोई दुकानदार से जाके कुछ सामान खरीदा, उसने जीएसटी चार्ज किया, क्या हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? नहीं। टू अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिमेंबर रजिस्टर्ड पर्सन कैन ओनली अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसको अपन लिंक करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन से, जो हमने चैप्टर 1 के अंदर देखी थी। चैप्टर 1 के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन क्या बोलती है? चलिए वापस जाते हैं हम लोग चैप्टर 1, रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन देखते हैं। चैप्टर 1 के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है? तो रजिस्टर्ड पर्सन क्लोज 94 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 से ही रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 बट डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन हैविंग ए यूआईएन नंबर। तो यानी कि जो यूएन एजेंसीज है जिन्होंने यूआईएन नंबर लेके रखा है, वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं कहलाएंगे। तो उन्होंने अपने ऑफिशियल वर्क के लिए पेपर खरीदा, मशीनरी खरीदी या कुछ ऑफिस रेंट पे लिया और जीएसटी का भुगतान किया, तो क्या उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, उनको रिफंड मिलेगा। चैप्टर 15 रिफंड याद रखो। तो रजिस्टर्ड पर्सन उनके अलावा जिसने भी रजिस्ट्रेशन लेके रखा है, जिनके पास यूआईएन नंबर है, वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं कराएंगे। बाकी जो है वो ले सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम वाला ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। ठीक है। तो एलिजिबल पर्सन, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसमें कंडीशन क्या है? जो भी गुड्स या सर्विसेज जो इनकमिंग है, उसने किसके लिए यूज किया है? इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर रिवर्स चार्ज का भी मिलता है क्या? रिवर्स चार्ज के अंदर क्या होता है? लायबिलिटी शिफ्ट कर दी जाती है, ऑब्लिगेशन जो टैक्स का है वो शिफ्ट कर दिया जाता है सप्लायर की जगह रेसिपिएंट के ऊपर। ठीक है, उसका भी मिलता है। एंड इफ यू रिकलेक्ट इनपुट टैक्स डेफिनेशन, इट इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर जो टैक्स पे किया वो भी इंक्लूड करता है, क्योंकि रेसिपिएंट ही पे करता है। इसके अलावा जो रिवर्स चार्ज के अंदर रेसिपिएंट ने टैक्स पे किया है, वो भी इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में आता है। तो न केवल फॉरवर्ड चार्ज जो रेसिपिएंट ने सप्लायर को पे किया और सप्लायर ने गवर्नमेंट में डिपॉजिट किया, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, बल्कि रिवर्स चार्ज का भी रेसिपिएंट को मिलेगा। शर्त क्या है? कि वो रजिस्टर्ड और रेसिपिएंट। और दूसरी बात, जो भी गुड्स या सर्विसेज जो उसकी इनकमिंग है, इनकमिंग याद रखना, इनकमिंग है, वो उसने किस लिए यूज किया? इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हमने समझ लिया था पहले, क्या होता है? एडवांसमेंट ऑफ बिजनेस। एंड क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक लेजर। इलेक्ट्रॉनिक लेजर में क्रेडिट होना जरूरी है। याद करो, जीएसटीआर 1 सप्लायर क्या फाइल करेगा? जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, ये जाएगा जीएसटीआर 2A में। जीएसटीआर 2A से, क्योंकि जीएसटीआर 2A डायनेमिक है, तो स्टैटिक क्या होता है? जीएसटीआर 2B इसके अंदर आना चाहिए। तो इसके बेसिस पे ले सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। कौन ले सकता है? रेसिपिएंट ले सकता है। एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो आपके अकाउंट में है, रजिस्टर्ड पर्सन के अकाउंट में, क्या वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता? नहीं ले सकता। उसने पेमेंट कर दिया सप्लायर को, लेकिन सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया,
तो क्या वो ले सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट? नहीं ले सकता जब तक सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल करेगा नहीं, जब तक वो नहीं ले सकता। ठीक है। फिर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 इट फर्दर पुट सम कंडीशंस दैट ठीक है भैया तू ले तो सकता है इफ यू आर यूजिंग द गुड्स और सर्विस बोथ इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है तू ले सकता है इफ यू आर रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन किंतु परंतु तेरे पास रेसिपिएंट के पास रजिस्टर्ड पर्सन के पास क्या होना चाहिए? टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट है। अब ये कौन सा होता है? तो इसके लिए हमको ये इंटरलिंक करना पड़ेगा। किसके साथ करना पड़ेगा? रूल 36 के साथ। तो रूल 36 सब रूल 1 के अंदर गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है कि भाई क्या क्या होना चाहिए आईटीसी अवेल करने के लिए। इनवॉइस होना चाहिए, ठीक है। रिवर्स चार्ज के मामले में इनवॉइस फॉर रिवर्स चार्ज सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स, क्योंकि ये इसका भी होना चाहिए। डेबिट नोट, बिल ऑफ एंट्री, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर क्या होगा? बिल ऑफ एंट्री कस्टम में पड़ा है तो वो टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट हो गया। और आईएसडी का इनवॉइस या आईएसडी क्रेडिट नोट, तो ये टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए। चाहे इनवॉइस डेबिट नोट तो चलो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, इसके अलावा बिल ऑफ एंट्री इंपोर्ट ऑफ गुड्स के मामले में अगर आईएसडी इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन कर रहा है तो उसका इनवॉइस है क्रेडिट नोट। ठीक है। तो आपके पास क्या होना चाहिए? ही इज इन द पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। तो खुश मत हो। क्यों नहीं खुश हो सर हम लोग? अरे सब कुछ ऑनलाइन है लेकिन गवर्नमेंट लव पेपर, तो पेपर अभी भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट या टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। द डिटेल ऑफ द इनवॉइस और डेबिट नोट रेफर टू इनक्लोज ए हैज बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। तो ये जो है, जो उसने इनवॉइस इश्यू किया है, डेबिट नोट इश्यू किया है, उसकी डिटेल आ जानी चाहिए, उसको फर्निश करनी है जीएसटीआर 1 के अंदर। तो जीएसटीआर 1 से ये किस में जाएगी? जीएसटीआर 2A में, और जीएसटीआर 2A से जीएसटीआर 2B में जाएगी, तभी इनपुट टैक्स क्रेडिट रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को मिलेगा। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है, जिन्होंने पहले जीएसटी पढ़ा है तो बोलते सर रूल 36 सब रूल 4 के अंदर हम लोग को कुछ रिले सेक्शन मिलता था। तो 2019 से पहले 2019 में जब रूल 36 सब रूल 4 इंसर्ट किया गया उस समय वो 20% था, फिर 10% था, अब 5% रह गया। पहले 5% रह गया, अब उसका कोई रेलिवेंस नहीं है। मैंने लिखा भी है क्योंकि अब इसमें क्लियरली है कि भाई जो जीएसटीआर 1 में कम्युनिकेट किया गया, फर्निश दी गई डिटेल, और वो कम्युनिकेट हुआ जीएसटीआर 2A और 2B के अंदर, वही इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। अब जो 20%, 10% या 5% जो रूल 36 सब रूल 4 लास्ट में ये 5% था कि अगर जीएसटीआर 1 में डिटेल फर्निश नहीं भी की गई है तो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट 5% एक्स्ट्रा ले सकता है, वो अब कोई मायने नहीं रखता। तो रूल 36 सब रूल 4 अब इररिलेवेंट हो गया है, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं। तो अगर रेसिपिएंट ने टैक्स पे कर भी दिया सप्लायर को, ठीक है, सब जितने भी कंडीशन है उसने सारे सेटिस्फाई कर दिए, लेकिन किंतु परंतु सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया, तो रेसिपिएंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपको यह बात ध्यान रखना। तो सप्लायर क्या फाइल करता? जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 से ये किस में जाता? जीएसटीआर 2A में जो डायनेमिक है, और उसके बाद ये किस में आता है? स्टैटिक, जो जीएसटीआर 2B है। ओके, ये मैंने रिटर्न के चैप्टर में आप लोगों को समझाया था। इनफैक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट के रेगुलर लेक्चर में भी मैंने समझाया था। ठीक है। उसके बाद चलो डॉक्यूमेंट हो गया, फिर दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि भाई इनवॉइस, डेबिट नोट जो भी उसने इश्यू किया उसको बेसिकली फर्निश किया, उसकी डिटेल को किसमें किया? जीएसटीआर 1 के अंदर। उसके बाद ये बोलता है ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज और बॉट। तो जो रेसिपिएंट है उसको एक्चुअल में गुड्स या सर्विसेज मिल गई है, लेकिन बिल टू शिप टू मॉडल के अंदर क्या होगा? उसमें रेसिपिएंट को नहीं मिलेगा, उसके ऑर्डर पे किसी और को डिलीवर किया जाएगा। तो ये फर्दर क्लेरिफाई किया जाता है कि भाई उसने अगर बोला है, रेसिपिएंट ने बोला कि भाई ऑर्डर तो उसने दिया, लेकिन उसने बोला भाई अमित जैन को डिलीवर करवा दो, वो मेरे टीचर है, ठीक है, उनके लिए गिफ्ट है। गिफ्ट पे मिलता नहीं मिलता वो बात की बात है। ठीक है। यहां हम लोग क्या देखेंगे कि भाई बिल टू शिप टू मॉडल है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको डिलीवर होना चाहिए था अगर उसको डिलीवर हो गया तो ये माना जाएगा कि रेसिपिएंट को मिल गया। तो या तो रेसिपिएंट को खुद को मिल गया हो, या उसने कोई इंस्ट्रक्शन दिया है, ऑर्डर दिया है सप्लायर को
तो जिस बंदे को डिलीवर करने का उसने बोला उसको गुड्स है तो डिलीवर हो गया, या सर्विसेज है तो उसको प्रोवाइड कर दी गई है, तो रेसिपिएंट इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। फिर क्लोज बी ए, ये नया अमेंडमेंट है, नया इंसर्ट किया गया। द डिटेल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेट सप्लाई कम्युनिकेटेड टू सच रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 38 हैज नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड। तो सेक्शन 38 फॉर इनवर्स सप्लाई है, ये हम लोग चैप्टर 13 रिटर्न के अंदर रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्लियरली क्या लिखा हुआ है कि भाई जो 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 इनपुट टैक्स क्रेडिट आप लेना चाहते हो वो कम्युनिकेट किया गया है रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को अंडर सेक्शन 38, यानी वो जीएसटी 2A 2B के अंदर, लेकिन उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, कोई किसी तरह का भी किसी तरह से रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल अमेंडमेंट है। फिर सी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 द टैक्स चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट ईदर इन कैश और थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी एडमिसेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेट सप्लाई। तो ये क्या बोलता है कि भाई जो टैक्स चार्ज किया गया है, ठीक है, टैक्स चार्ज किया गया सप्लायर ने, वो एक्चुअल में गवर्नमेंट की ट्रेजरी में आ गया। अब इसका मतलब क्या है, अगर मान लो सप्लायर लेट पे करता है तो क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता? क्या रेसिपिएंट को कैसे मालूम चलेगा कि उसने कब पे किया? उसने जीएसटीआर 1 फर्निश कर दिया लेकिन मान लो पे नहीं किया, तो रेसिपिएंट इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है कि नहीं ले सकता? ले सकता है, प्रोविजनल बेसिस पे ले सकता है, लेकिन ये बोलता है कि फाइनली ये पैसा आ जाना चाहिए। अगर रेसिपिएंट ने ले लिया, उसने सप्लायर को भी पेमेंट कर दिया, लेकिन सप्लायर ने डिपॉजिट नहीं किया, तो रेसिपिएंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। रेसिपिएंट हैज टू सफर। सरकार हालांकि सप्लायर से कलेक्ट कर सकती है, लेकिन याद रखिए कि रेसिपिएंट ने, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, रेसिपिएंट ने सप्लायर को पे कर दिया, सप्लायर ने जीएसटीआर 1 भी फाइल कर दिया, लेकिन पे नहीं किया। पे उसको जीएसटीआर 3B के साथ में करना था, उसने पे नहीं किया। तो 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, 3 महीना निकल गया, फाइनली वो दिवालिया होगा, उसने पे नहीं किया, तो क्या रेसिपिएंट ले सकता है? नहीं ले सकता। रेसिपिएंट को वापस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और हो सकता है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़े। ठीक है, फिर ही हैज फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 39, तो जीएसटीआर 3B जैसे कि उसको रिटर्न फर्निश करना पड़ता है, तो वो उसने फाइल कर दिया हो। लेकिन अब प्रोविजो आगे की बात करता है। अगर मान लीजिए गुड्स लॉट्स या इंस्टॉलमेंट के अंदर है, तो इनवॉइस एक कट हुआ है, ठीक है, एक इनवॉइस कट हुआ है 1000 kg का, लेकिन जो उसकी डिलीवरी है 500 kg की नवंबर में है, 200 kg की दिसंबर में है, और 300 kg की जनवरी के अंदर है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई इनवॉइस तो एक है, लेकिन इंस्टॉलमेंट या लॉट में डिलीवरी है, तो ये बोलता है कि भाई जब लास्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा जनवरी में, तभी वो पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है, प्रोपोर्शनेट प्रो रेटा नहीं ले सकता। तो लास्ट लॉट इंस्टॉलमेंट जब तक उसको नहीं मिलेगा, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो जनवरी के अंदर जाके वो पूरा का पूरा ले सकता है। तो इसकी कोई प्लानिंग है क्या? बहुत ही सिंपल है, एक इनवॉइस रेज मत करो ना भैया। जब आप नवंबर में 500 kg का डिलीवरी दे रहे हो, तो 500 kg का इनवॉइस रेज करो, तो सामने वाले को पूरा का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट 500 kg का मिल जाएगा। लेकिन अगर एक इनवॉइस इश्यू कर दिया 1000 kg का और किस्तों में डिलीवरी दे रहे हो, तो जब तक लास्ट लोट या इंस्टॉलमेंट या लास्ट किस्त नहीं मिलेगी, जब तक पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो लास्ट लोट के साथ में ले सकते हो। इसके अलावा ये एक बहुत ही ट्रिकी इश्यू 180 डेज के अंदर, तो ये बोलता है कि भैया 180 डेज के अंदर अगर सप्लायर को पेमेंट नहीं किया गया, तो अगर रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट नहीं करता है, तो क्या होगा कि जो रेसिपिएंट ने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है, 180 डेज कंप्लीट होने पे उसने पेमेंट नहीं किया, तो उसको रिवर्स करना है। अब ये क्या प्रॉब्लम है, ये गवर्नमेंट ने क्यों रखा? देखिए वापस समझते इसको। सप्लायर ने इनवॉइस रेज किया, मान लीजिए सितंबर 18 को, ठीक है, 18 सितंबर 22 को इनवॉइस रेज कर दिया उसने। सॉरी, इसके अंदर 1 लाख रुपीज का जीएसटी का अमाउंट है, मैं कंसिडरेशन नहीं बोल रहा हूं, 1 लाख रुपीज का जीएसटी अमाउंट है। इनवॉइस रेज किया, रेसिपिएंट को डिलीवरी मिल गई, लेकिन किंतु परंतु रेसिपिएंट बोला जो तूने माल भेजा है ना वो घटिया क्वालिटी का है, तो
तो जो रेट है तूने ज्यादा चार्ज किया, ए ग्रेड क्वालिटी की चार्ज की, लेकिन जो माल भेजा वो बी ग्रेड का, सी ग्रेड का भेज दिया, तो मेरे को क्रेडिट नोट दे तभी मैं पेमेंट करूंगा। अब इन दोनों के बीच में झगड़ा चलता रहा और 180 डेज हो गए। और जब ये इनवॉइस आया था तो उसने सितंबर के जीएसटीआर 3B के साथ में जो उसने अक्टूबर में फाइल किया था, उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट रेसिपिएंट ने ले लिया। सप्लायर ने भी क्या किया कि पैसा डिपॉजिट कर दिया अपने पॉकेट से, उसको कंसीडरेशन नहीं मिला, टैक्स नहीं मिला, लेकिन उसने अपने पॉकेट से पे कर दिया, तो गवर्नमेंट को अपना पैसा मिल गया, गवर्नमेंट को पैसा मिल गया। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट अभी भी उंगली कर रही है, बोलती कि अरे पैसा मिल गया क्या हो गया, कल में हो सकता है कि अगर ये कंसीडरेशन पे नहीं कर रहा है तो ये बोगस इनवॉइस हो सकता है। बोगस इनवॉइस कौन क्यों रेज करेगा? कोई मान लो ये सप्लाई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पा रहा है, रेस्ट्रिक्शन है, तो अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन करने के लिए ये इनवॉइस रेज कर देता, तो एक्चुअल में कंसीडरेशन का पेमेंट आता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन एक गंदी मछली पकड़ने के लिए 100 में से 99 लोग ईमानदार होंगे, एक ऐसा बंदा होगा जो बोगस इनवॉइस रेज करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन करने के लिए। ठीक है, तो उसको पकड़ने के लिए सबको सजा मिल गई है, सबको सजा मिल गई, और ये बोलते हैं भाई कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। मतलब 180 डेज में अगर तूने कंसीडरेशन का पेमेंट नहीं किया और तूने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया तो भैया रिवर्स कर दे। जब भी ये 180 डेज कंप्लीट होगा तो लगभग ये मार्च में होगा, तो जब भी ये बंदा मार्च 23 का जीएसटीआर 3B भरेगा तो रिवर्स कर दे, रिवर्स कर दे। अब इसमें अमेंडमेंट है रूल 37 के अंदर, रूल 37 के अंदर अमेंडमेंट है, तो बेसिकली वो देख लेते हैं। रूल 37 सब रूल 37 रूल 37 सब रूल 1 इसको पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया गया है, जो पहले था उसको अब पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, और रूल 37 सब रूल 3 को ओमिट कर दिया गया है। अब इन्होंने क्या बोला है, तो रूल 37 सब रूल 1 से ए रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल्ड ऑफ आईटीसी ऑन एनी इनवर्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अदर देन सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, क्योंकि रिवर्स चार्ज पे तो उसकी लायबिलिटी रहती है, but fail to pay to the supplier thereof the amount toward the value of such supply along with the tax payable thereon within the time limit specified in second provision of subsection 2 of section 16, यानी 180 डेज में वो पेमेंट नहीं करता है तो क्या होगा, वो क्या करेगा, shall pay an amount equal to the input tax credit availed in respect of such supply along with interest payable thereon under section 50 while furnishing the return in form GSTR 3B for the tax period immediately following the period of 180 days from the date of issue of such invoice। तो 180 दिन में ये पेमेंट नहीं करता, तो जब भी वो मार्च में, जैसे मान लीजिए मार्च में आ रहा है, तो मार्च का जब रिटर्न भरेगा तो क्या करेगा, GSTR 3B के अंदर वो क्या करेगा, इसको रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है, इन्होंने पहले क्या किया था, सेक्शन 50 सब सेक्शन ये लिखा हुआ था, ठीक है 1, अब इन्होंने इसको ओमिट कर दिया है, ओमिट कर दिया। ठीक है, तो अब इन्होंने रेफरेंस दे दिया सेक्शन 50 का, यानी सेक्शन 50 का पूरा का रेफरेंस दिया है, तो यानी कि इसको इंटरेस्ट 18% पे भी पे करना पड़ सकता है, हो सकता है रेसिपिएंट को 24% पे भी पे करना पड़ सकता है। पहले रेफरेंस जो दिया था केवल वो सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 था, जिसके अंदर मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट क्या जो नोटिफाई की गई है वो 18% है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 को ओमिट कर दिया, क्योंकि रूल 37 सब रूल 3 को पूरा, सब रूल 3 को पूरा ही ओमिट कर दिया, तो ये तो गया। और यहां इन्होंने बोल दिया कि भाई 50, अब 50 के अंदर दो रेट है नोटिफाई, 18% भी है 24% भी है, तो दोनों ही लग सकती है। और दूसरी बात इन्होंने क्लियर नहीं किया यहां, अगर आप देखने जाओ तो इसमें क्या लिखा, फेल्स टू पे टू द सप्लायर देयर ऑफ द अमाउंट टुवर्ड द वैल्यू ऑफ सप्लाई अलोंग विद द टैक्स पेबल देयर ओन। तो अगर मान लीजिए 100 रुपीज पेबल था, बंदे ने 50 पे कर दिया तो क्या होगा, बंदे ने 50 पे कर दिया तो क्या होगा, इंटरेस्ट का क्या होगा, इन्होंने इसको क्लेरिफाई नहीं किया, तो ये लिटिगेशन का मैटर हो गया। आई एम एक्सपेक्टिंग क्लेरिफिकेशन फ्रॉम सीबीआईसी, कैसे दे सकती है वो, सीबीआईसी सर्कुलर इशू करके क्लेरिफिकेशन कर सकती है, ये लिटिगेशन का पॉइंट हो गया है। तो फिलहाल आपको एग्जाम के अंदर क्या ध्यान रखना है कि भाई 180 डेज के अंदर नहीं किया तो उसको रिवर्स करना है, इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, पहले उसमें डेट ऑफ अवेलमेंट था,
पहले जो सेक्शन रूल 37 सब रूल 1 अगर आपके बुक में है तो उसमें लिखा है डेट ऑफ अवेलमेंट, इसको इन्होंने यहां से हटा दिया है। ओके, यहां से हटा दिया। तो आपको उस समय ये याद रखना है कि भाई सेक्शन 50 के अंदर इंटरेस्ट लगेगा। ओके, 18% या 24% हो सकता है। इसके अलावा ये भी याद रखना कि अगर शेड्यूल 1 का है, शेड्यूल 1 में क्या होता है, नो कंसीडरेशन। शेड्यूल 1 क्या बोलता है, नो कंसीडरेशन। ठीक है, नो कंसीडरेशन है तो पेमेंट की बात ही नहीं आती, तो उस मामले में रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, ये यहां क्लेरिफाई किया गया। ठीक है, क्योंकि उस मामले में नो कंसीडरेशन तो वो बंदा पे क्यों करेगा, तो उसको पे ही नहीं करना तो 180 डेज बिकम इररिलेवेंट, नो कंसीडरेशन है ना वो शेड्यूल 1। इसके अलावा जो सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 क्लोज बी के अंदर है, ये क्या है, अपन ने पिछले चैप्टर में रिवाइज किया था, जिसमें किसकी लायबिलिटी है, सप्लाई की लायबिलिटी है, और उस बंदे रेसिपिएंट ने पे कर दी, तो रेसिपिएंट ने उसकी लायबिलिटी पहले से पे कर दी। तो 100 रुपीज था मान लो इनवॉइस, 80 उसने क्या किया, रेसिपिएंट ने 80 रुपीज सप्लायर को पे किया और 20 रुपीज जो उसकी लायबिलिटी थी उसको पे कर दिया। तो ऑफकोर्स फिर रेसिपिएंट क्यों पे करेगा, ये सप्लायर को नहीं करेगा ना। तो आप ये नहीं बोल सकते कि कंसीडरेशन का पेमेंट नहीं किया, उसने किया बेचारे ने, तो इसलिए ये क्लेरिफाई किया कि उस मामले में रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि ये डीम्ड टू बी हैव बीन पेड माना जाएगा। ओके, समझ गए। तो रूल 37 क्या बोलता है कि भाई अगर 180 डेज में पेमेंट नहीं किया तो जीएसटीआर 3B के अंदर क्या करो, तो शेल पे एन अमाउंट इक्वल टू द इनपुट टैक्स अवेल्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई एलोंग विद इंटरेस्ट पेबल। और इन्होंने ये नहीं बोला कि कैसे कैलकुलेट करना है, किस डेट से कैलकुलेट करना है। बहुत सियाणे हैं ये लोग, ये भी नहीं बोलते हैं। हालांकि पहले लिखा हुआ था डेट ऑफ अवेलमेंट, अब उन्होंने इसको उड़ा दिया और सेक्शन 50 डाल दिया। तो सेक्शन 15 में 18%, 24% दोनों रेट है, तो इसलिए मैंने बोला सब्जेक्ट टू लिटिगेशन हो गया। ठीक है, और पार्ट पेमेंट हुआ तो क्या हुआ, फेल्स टू पे टू द सप्लायर, फेल्स टू पे पूरा, या मान लीजिए 50% पे कर दिया तो क्या होगा। तो ये क्लैरिटी सीबीआईसी को देनी चाहिए। ठीक है, तो ये रूल 37 है। रूल 37 सब रूल 2 फर्दर क्या बोलता है कि भाई बाद में उसने पेमेंट कर दिया तो वापस रीअवेल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंदर जो टाइम पीरियड दिया गया है, तो पहले सितंबर हुआ करता था, अभी हम लोग आगे देखेंगे वो नवंबर हो गया, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। मान लीजिए 2 साल बाद पे करता है तो जो उसने रिवर्स किया वो वापस ले सकता है, उसके ऊपर कोई टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है, तो जब भी वो कंसीडरेशन पे करेगा तो वापस ले सकता है। क्लियर, अगर कोई डाउट हो तो टेलीग्राम में इमीडिएटली पूछ लेना। ठीक है, सो लेटर व्हेन ही मेक द पेमेंट ही कैन अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट। 10 साल बाद भी पे करता है तो वो ले सकता है, इसके ऊपर ये जो टाइम फ्रेम है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 वेरी सिंपल, अगर डेप्रिसिएशन जीएसटी को कैपिटलाइज करके उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपीज की, उसके ऊपर जीएसटी का पेमेंट किया 18,000, तो नॉर्मली हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख रुपए को कैपिटलाइज करेंगे और 18,000 को हम इनपुट टैक्स क्रेडिट में लेके जाएंगे, करेक्ट, टैक्स एडवांस के अंदर। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 1 लाख की जगह 1,18,000 को कैपिटलाइज कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट में, यानी जीएसटी पोर्शन को भी कैपिटलाइज कर दिया, तो उसके ऊपर आप इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे। तो अगर आपने उसके साथ में कैपिटलाइज कर दिया तो आप डेप्रिसिएशन 1,18,000 पे करोगे, तो ये बोलता है फिर ये आप 18,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। ठीक है, फिर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4, इसके अंदर अमेंडमेंट है, अच्छा अमेंडमेंट है, बुरा नहीं है। तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 रेस्ट्रिक्शन डालता है कि आप किस पीरियड तक इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। तो किसी फाइनेंशियल ईयर का इनवॉइस मान लीजिए 2022-23 का है, जो इनवॉइस या डेबिट नोट रेज किया गया है ड्यूरिंग 2022-23, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप कब तक ले सकते हो, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो आप 30 नवंबर 23 तक। ठीक है, अब पहले इसमें सितंबर या वो एनुअल रिटर्न वाला था, ओके, अब इन्होंने क्या कर दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, और जो सितंबर और एनुअल रिटर्न वाला था उसको करके क्या कर दिया, नवंबर
और रेलिवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर अर्लियर। तो नॉर्मली जो एनुअल रिटर्न की डेट होती है वो क्या होती है, 31 दिसंबर 23 होती है। लेकिन मान लीजिए किसी बंदे ने पहले फाइल कर दिया 31 अक्टूबर 23 को, तो यहां तक वो जो भी इनवॉइस या डेबिट नोट इस पीरियड के अंदर रेज हुआ उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है, इसके बाद नहीं ले सकता अगर उसने एनुअल रिटर्न पहले फाइल कर दिया। नहीं तो क्या होगा 30 नवंबर 23। अब क्वेश्चन आता है डेबिट नोट का क्या होगा। डेबिट नोट क्योंकि नॉर्मली किसी इनवॉइस के साथ लिंक होता है, तो मान लीजिए इनवॉइस रेज किया गया 2021-22 के अंदर और उससे रेलिवेंट जो डेबिट नोट है वो 22-23 में रेज किया गया, तो हम उसके लिए क्या टाइम फ्रेम मांगेंगे। तो ये पहले अमेंडमेंट हो चुका था कि भाई डेबिट नोट को हम लोग को इनवॉइस से डीलिंग करना है। तो डेबिट नोट इसमें रेज हुआ है, मान लीजिए इनवॉइस इसमें रेज हुआ तो इनवॉइस के लिए 30 नवंबर 22 हो जाएगा और डेबिट नोट के लिए 30 नवंबर 23 हो जाएगा। दोनों को लिंक करना है, भले वो डेबिट नोट किसी इनवॉइस से रिलेटेड हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया सेक्शन 16 का रिवीजन। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हमने देख लिए थे। अब इसमें रूल 36 सब रूल 2 क्या बोलता है। बेसिकली रूल 36 सब रूल 2 बोलता है कि भाई जो इनवॉइस जिसके बेसिस पे आप लोगे उसमें सारी डिटेल मेंशन होनी चाहिए। लेकिन बाद में इनकी नींद जागी और बोले कि अरे यार सब डिटेल से क्या मतलब, जो रेलिवेंट मिनिमम इंपॉर्टेंट डिटेल है वो होनी चाहिए, जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विस है, टैक्स चार्ज, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, जीएसटी ऑन सप्लायर, रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो मिनिमम ये सब होना चाहिए, तब वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। पहले बोला था कि नहीं नहीं सारी डिटेल्स होनी चाहिए। ओके, फिर रूल 36 सब रूल 3 ये क्लेरिफाई करता है कि भाई अगर फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट की वजह से कोई डिमांड ऑफिसर ने निकाली, उसके बदले में सप्लायर पे करता है, तो फिर रेसिपिएंट उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता। रूल 36 सब रूल 4 मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अब इसका रेलिवेंस है नहीं। ओके, फिर रूल 37 हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब सेक्शन 17 अपोजमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट। सेक्शन 17 सब सेक्शन 1, if the goods or services or both are used partly for the purpose of business and partly for other purpose, ये other purpose डिफाइन नहीं है जीएसटी लॉ के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे पर्सनल पर्पज, तो मान लीजिए आपने कोई मटेरियल खरीदा, रजिस्टर पर्सन ने कोई मटेरियल खरीदा जिसका कंसिडरेशन है 1000, उसके ऊपर सप्लायर ने जीएसटी चार्ज किया 12% रेट पे, तो 120 रुपीज, तो ये टोटल इनवॉइस है। अब आपने क्या किया, जो आप रजिस्टर पर्सन, यू आर एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट इफ इट इज यूज फॉर बिजनेस पर्पज, करेक्ट। तो इसमें यही बोला कि अगर बिजनेस पर्पज के लिए है तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। तो मान लीजिए जो मटेरियल आपने खरीदा उसका 50% आपने बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया और 50% अपने घरेलू घर के लिए यूज किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। और 60 जो अपने घर के लिए मटेरियल यूज किया उसके लिए आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, के लिए आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, तो बिजनेस पर्पज के लिए आपने यूज किया उसके ऊपर आप ले सकते हो, जो अदर पर्पज जो डिफाइन नहीं है जीएसटी लॉ में उसके ऊपर आप नहीं ले सकते, ये ब्लॉक कर रहा है उस क्रेडिट को। सेक्शन 17 सब सेक्शन 2, इफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ आर यूज्ड फॉर टैक्सेबल सप्लाई, जियो रेटेड सप्लाई एंड एग्जाम सप्लाई, द आईटीसी शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्सेबल सप्लाई एंड जियो रेटेड सप्लाई। जब हम लोगों ने चैप्टर 2 के अंदर शेड्यूल 1 किया था तो मैंने आपको एक बात बोली थी पैरा 1 करने के पहले, ये याद रखना। मैंने क्या बोला था आपको, ये भी बोला था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा अगर आप ये याद रखोगे। तो मैंने आपको ये बोला था कि अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है गवर्नमेंट आपसे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी लेके छोड़ेगी। इफ यू हैव आउटपुट टैक्स लायबिलिटी देन ओनली यू कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। नो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट। देयर इज अ डायरेक्ट नेक्सस बिटवीन द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो जब हम लोग चैप्टर 4 करते हैं तो बहुत खुश होते हैं, एग्जाम टर्म सुन के इतनी खुशी मिलती है कि हमको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। वो खुशी काफूर हो जाती है जब हम लोग सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 देखते हैं, क्योंकि सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है कि अगर कोई सप्लाई आई है, क्या वो गुड्स की हो सर्विसेज की हो, ये दोनों की हो, जिसको आपने यूज किया पार्टली फॉर द पर्पज ऑफ जियो रेटेड
पार्टली फॉर द टैक्सेबल सप्लाई एंड पार्टली फॉर एग्जाम सप्लाई। तो जियो रेटेड सप्लाई में क्या शामिल होता है? एक्सपोर्ट प्लस सप्लाई टू एससीजेड। तो ठीक है, जियो रेटेड सप्लाई तो आप ले सकते हो, टैक्सेबल सप्लाई डेफिनेशन याद करो, लेविएबल टू टैक्स उसके भी ऊपर ले सकते हो, लेकिन एग्जाम सप्लाई के ऊपर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन क्या है? याद कर लो, देखी थी ना एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन एग्रीगेट टर्नओवर के साथ। भूल गए क्या वापस? नहीं भूले सर, आपने इतनी बार याद कराया कि याद ही हो गई। एग्जाम सप्लाई अट्रैक्ट नील रेट ऑफ टैक्स, यानी शेड्यूल के अंदर 0% लिखा हुआ, होली एग्जम्प्ट। हमने चैप्टर 4 के अंदर देखा था कि भाई जो गवर्नमेंट को पावर दिया गया, उन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया। कौन सा इशू किया? याद किया कि 12/2017 सीटी रेट डेटेड 28/6/2017, और दूसरी वाली कौन सी है? आईटी रेट 9/2017। ओके, तो attract nil rate of tax, only exempt from tax, non-taxable supply 5 petroleum product plus alcoholic liquor for human consumption। तो exempt supply है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि आपने जो गुड्स खरीदा या सर्विसेज ले लेते, आपकी सर्विसेज का एग्जांपल, तो हाउसकीपिंग सर्विसेज आपने ली अपनी ऑफिस के लिए, ठीक है, उसकी टोटल वैल्यू ऑफ 1500, उसके ऊपर मान लीजिए टैक्स रेट है 5%, 18% होती है, लेकिन मैं 5% ले रहा हूं सिंप्लिसिटी के लिए, 75, ठीक है। अब जो ये हाउसकीपिंग सर्विसेज है वो आपने यूज की टैक्सेबल सप्लाई के लिए, मान लीजिए इसका 60% है टैक्सेबल सप्लाई के लिए, रेटेड सप्लाई के लिए 30%, और 10% आपने एग्जाम सप्लाई के लिए यूज की। तो जो 75 का इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका 60% का भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि टैक्सेबल सप्लाई के लिए आपने यूज की 30% का भी मिल जाएगा। लेकिन जो 10% है ₹7.50, वो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, क्योंकि वो इनपुट एग्जाम सप्लाई से रिलेटेड है। एग्जाम सप्लाई के ऊपर नो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, रिमेंबर अमित जैन लॉजिक, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन क्या है? नील रेटेड होली एग्जाम नॉन टैक्सेबल सप्लाई, इसको ओनली फॉर द पर्पज ऑफ आईटीसी, रिमेंबर ओनली फॉर द पर्पज ऑफ आईटीसी, इसको एक्सपांड किया गया है सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 के अंदर। बोला कि जो डेफिनेशन है ना नील रेटेड होली एग्जाम प्लस नॉन टैक्सेबल सप्लाई, उसके अंदर क्या और शामिल कर लो आप, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ आईटीसी सप्लाई वेयर जीएसटी इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, जहां जीएसटी की लायबिलिटी किसकी है? पे करने की, रेसिपिएंट की है, तो वो एग्जाम सप्लाई में शामिल कर लो। रेसिपिएंट के लिए नहीं, सप्लायर के लिए, क्योंकि सप्लायर उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करेगा, तो नो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, अमित जैन का लॉजिक, ठीक है। तो सप्लायर के लिए तो रिवर्स चार्ज जिस पे रेसिपिएंट पे करना पड़ा है, वो सप्लाई हम लोग किस में ले लेंगे? एग्जाम सप्लाई में। तो जीटीए ने फॉरवर्ड चार्ज के लिए ऑप्ट नहीं किया है, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, तो जीटीए भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है ना, तो मिलेगा। तो उसकी मतलब जो भी सप्लाई है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज है, ठीक है, जिसके ऊपर उसने पे नहीं किया है, वो एग्जाम सप्लाई के टर्नओवर में उसके आ जाएगा, ठीक है। सप्लाई में जीएसटी पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, तो सप्लायर के लिए एग्जाम सप्लाई में शामिल हो जाएगा। ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज सर्विसेज के अंदर एक्सक्लूड है ना, मनी एंड सिक्योरिटी बोथ आर एक्सक्लूडेड, उसकी डेफिनेशन में भी सर्विसेज की डेफिनेशन में। अब उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लोगे? तो इन्होंने बोला ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी लोगे? नीचे ये बोल दिया कि 1% ऑफ सेल ऑफ वैल्यू ऑफ सच सिक्योरिटी, तो 100 रुपीज की, तो 1 रुपीज उसको एग्जाम सप्लाई में शामिल करोगे। इसके अलावा सेल ऑफ लैंड किसमें है? शेड्यूल 3 पैरा 5, नीडर सप्लाई गुड्स नो सप्लाई सर्विसेज नो सब्जेक्ट टू जीएसटी। तो बोला ठीक है भैया, सेल ऑफ लैंड है, सेल ऑफ लैंड, तो नीडर सप्लाई गुड्स नो सप्लाई सर्विसेज। तो मान लीजिए उस लैंड को डेवलप करने के लिए कुछ खर्चा किया, सामने वाले ने इनपुट जीएसटी लगाया, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। सर्कुलर देखा था ना पिछले में कि वो लैंड तो माना जाएगा, हमने पिछले चैप्टर में देखा, सीबीआईसी ने क्लेरिफाई किया है नया अमेंडमेंट आप लोगों के लिए कि वो लैंड तो माना जाएगा, तो जीएसटी लगेगा, लेकिन उस डेवलपमेंट के लिए कुछ खर्चा किया, सामने वाले ने जीएसटी लगाया, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इधर एग्जाम सप्लाई के अंदर इसको सेल ऑफ लैंड को शामिल कर दी, सेल ऑफ बिल्डिंग को भी शामिल कर दिया जो पैरा 5 शेड्यूल 3 का है, लेकिन अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है ना, तो वो शामिल नहीं होगा। उस पे बंदा बिल्डर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है, लेकिन अगर वो सीसी
मिलने के बाद सेल किया गया, याद कर लो शेड्यूल 3 पैरा 5 जो मैंने समझाया था आपको, तो उसके अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन शामिल है और उसमें बोला गया सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग की वैल्यू क्या लोगे? जो स्टाम्प पे करने के लिए जो वैल्यू एग्रीमेंट में लिखी हुई जिसके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, वो ली जाएगी, वैल्यू वो अडॉप्ट की जाएगी। तो 1 करोड़ रुपए डाली हुई है जिसके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट होगा, तो वो वैल्यू हम लेंगे एग्जाम सप्लाई में शामिल कर देंगे। लेकिन अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जिसके ऊपर जीएसटी का पेमेंट बनता है वो एग्जाम सप्लाई में शामिल नहीं होगा, उसको बाकायदा बंदा इनपुट टैक्स क्रेडिट बिल्डर ले सकता है, तो केवल शेड्यूल 3 वाले आइटम। लेकिन किंतु परंतु आगे इन्होंने क्लेरिफाई कर दिया कि सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग ये शेड्यूल 3 के पैरा 5 का आइटम है, इसके अलावा कोई आइटम है तो वो एग्जाम सप्लाई होगी क्या? क्योंकि उसके ऊपर भी जीएसटी का पेमेंट नहीं होगा। नहीं, वो एग्जाम सप्लाई में शामिल नहीं होगी, यानी कि उसके ऊपर जीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, बंदा जो जीएसटी का पेमेंट किया गया उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है, सिवाय ये 2 के। ओके, तो एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन आईटीसी के लिए क्या हुई? चलो फटाफट रिवाइज करो और याद करो। एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन क्या? नील रेटेड होली एग्जम्प्ट नॉन टैक्सेबल सप्लाई। सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 इसको एक्सपांड करके बोलता है रिवर्स चार्ज सिक्योरिटीज 1%। याद रखो, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग जो पैरा 5 शेड्यूल 3 है, वैल्यू जो अडेप्ट की गई है, किसके लिए अडेप्ट की गई है? स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट के लिए। वो बस इतना ही आपको याद करना है, ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है। ये सेक्शन 17 सब सेक्शन 3। फिर सेक्शन 17 सब सेक्शन 4, बैंकिंग कंपनी एफआई एनबीएफसी। बैंकिंग कंपनी एफआई एनबीएफसी मनी के अंदर डील करती है। मनी की डेफिनेशन क्या है वो तो हमको याद है, करेंसी, इंडियन करेंसी, फॉरेन करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंसेज, सब कुछ शामिल है। चलो वापस डेफिनेशन नहीं लेंगे। तो ये लोग मनी के अंदर डील करते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज बोर्ड डेफिनेशन एक्सक्लूड मनी। गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं मिलेगा ना बॉस, जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विसेज। तो गवर्नमेंट बोलती भैया तुम लोग मेरे को जीएसटी का पेमेंट करोगे नहीं, प्रोसेसिंग फी ये सब पे कर दोगे, लेकिन अधिकतर तो तुम लोग मनी में डील करते हो, उस पर मेरे को जीएसटी का पेमेंट नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट बोलती थी कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 4 के अंदर या तो तुम प्रपोज नोट लो, एक एक ट्रांजेक्शन देखो कि किस पे मिलेगा किस पे नहीं मिलेगा, एक एक वो करो, या फिर तुम्हारी लाइफ में इजी कर दो क्योंकि बिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, तो 50% ले लो, 50% एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट का ले लो और बाकी 50% लैप्स हो जाएगा। एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी मान लीजिए नॉन बिजनेस पर्पज के लिए तो एलिजिबल है नहीं, तो 100 रुपीज में मान लो 10 रुपीज नॉन बिजनेस पर्पज के लिए है तो उसको माइनस कर दो, ठीक है। ब्लॉक क्रेडिट है 20 रुपीज, उसको भी माइनस कर दो, तो उसके बाद जो 70 बचेगा उसका 50% ले लो, 50% लैप्स हो जाएगा, ठीक है, 50% लैप्स हो जाएगा। लेकिन किंतु परंतु अगर मान लीजिए अंडर द सेम पेन दिया गया है तो 50% एप्लीकेबल नहीं होगा, उसका 100% मिल जाएगा। तो मान लीजिए इसमें सेम पेन के अंदर भी है 5 रुपीज, तो उसको भी माइनस करके अपन क्या करेंगे 65 हो जाएगा, 65 का आधा 32.5 प्लस ये 5 रुपीज पूरा का पूरा मिल जाएगा 37.5। तो अंडर द सेम पेन, क्योंकि बैंक की ब्रांचेज होती है, डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं, तो बैंक को ब्रांचेज वाइज रजिस्ट्रेशन ले लिया एक स्टेट से दूसरे स्टेट, उसमें बैंक में आप बैंक का ग्राहक कब बनते हो, कस्टमर कब बनते हो, जो उसकी ब्रांचेज ज्यादा होती है, ठीक है। तो उस मामले में इन्होंने इनको रिलैक्सेशन दे दिया। तो एक बार फाइनेंशियल ईयर में अगर ये ऑप्ट कर लिया तो उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक महीना ये प्रोपोर्शनेट क्रेडिट एक महीना ये। और इसके अलावा इसमें एक अमेंडमेंट है, बहुत ही सिंपल अमेंडमेंट है, वो ये है कि भैया जो रिवर्स करना 50% ले लो, 50% जो रिवर्स करना वो फॉर्म जीएसटीआर 3B में रिवर्स कर दो। सिंपल सा इन्होंने क्लेरिफिकेटरी आप बोल सकते हो कि ये अमेंडमेंट डाल दिया। ये हालांकि पहले भी होता था, बैंकिंग कंपनी करती थी, लेकिन इन्होंने अब क्लेरिफाई कर दिया, ठीक है। अब चलिए सेक्शन 17 सब सेक्शन 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लॉक क्रेडिट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 ITC shall not be available. So because it start with not withstanding, so it is going to prevail over section 16 subsection 1 and section 18 subsection 1. तो section 16 subsection 1 क्या बोलता है कि भैया तू एलिजिबल है रजिस्टर्ड पर्सन, तो ये बोलता है भैया एलिजिबल है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 फर्दर बोलता है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस गुड्स या सर्विसेज या दोनों ली गई है तो वो एलिजिबल है। ये बोलता है ठीक है भैया तू बोलता है एलिजिबल है, लेकिन मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा, एलिजिबल होते हुए भी नॉन एलिजिबल हो जाएगा। ऐसे सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय करता है नए रजिस्ट्रेशन के मामले में, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के मामले में, या टैक्सेबल जो एग्जाम सप्लाई वो टैक्सेबल हो गई तो
तो बंदे को लेने देता है ना सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 उसी बारे में। तो वो बोलता है ठीक है भैया तुम लोग एलिजिबिलिटी बोल रहे हो लेकिन मैं तुम लोग का बाप हूं, आई एम गोइंग टू प्रिवेल ओवर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 दीज इवन दो पर्सन इज एलिजिबल इज ब्लॉकेड। कौन कौन सा है? क्लोज ए बी ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन इन्होंने टर्म यूज किया है, नॉट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो ट्रक खरीदा, टेम्पो खरीदा तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, क्योंकि ट्रक किसके लिए यूज करते हो आप? किसके लिए यूज करोगे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए यूज किया, ठीक है, मोटर व्हीकल जिसकी अप्रूव्ड कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13% इंक्लूडिंग द ड्राइवर, यानी 12 पैसेंजर प्लस 1 ड्राइवर 13% तक है, ठीक है, 13 बंदे ही बैठ सकते हैं उसके अंदर इंक्लूडिंग ड्राइवर 12 पैसेंजर और 1 ड्राइवर, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक है। इंफोसिस ने इनोवा खरीदी एम्प्लॉय पिकअप ड्रॉप के लिए। इनोवा में कितने आते हैं? 3 पीछे 3 बीच में और 2 आगे ड्राइवर के साथ में, 1 पैसेंजर एक ही है, तो कितने हुए? 8। 13 से ज्यादा नहीं है ना, तो ब्लॉक क्रेडिट इवन दो इट इज फॉर बिजनेस पर्पज। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 बोलता है एलिजिबल, लेकिन ये बोलता है ब्लॉक है, तो नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट। किंतु परंतु अगर 13 से ज्यादा, तो इंफोसिस ने बस खरीद ली, बस की कैपेसिटी 13 से ज्यादा है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? करेक्ट, मिलेगा। बंदा इंफोसिस का एम्प्लॉय, सेल्स का बंदा बिजनेस ट्रिप के लिए यूज करता गाड़ी को, एमडी के लिए गाड़ी खरीदी इंफोसिस ने, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन किंतु परंतु टोयोटा का डीलर टोयोटा से खरीदता है, क्यों खरीदता है? कि उसको फर्दर सप्लाई करनी है, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, तो अब डीलरशिप किस लिए खरीदेगा? आगे फर्दर सप्लाई के लिए, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, एक कैब वाला टोयोटा इनोवा खरीदता है, क्यों खरीदता है? भाई उसका काम है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, तो उसको मिल जाएगा, किराए पे चलाता है। इंपार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल, मोटर कार ड्राइविंग स्कूल, ठीक है, तो उसको भी मिल जाएगा। तो याद कर लो कि बाकी लोगों को 13 तक है तो नहीं मिलेगा, 13 के ऊपर होते ही मिल जाएगा। किसको मिल जाएगा? फर्दर सप्लाई के लिए, जैसे डीलर, ठीक है, ऑटो मोटर कार का डीलर, ओके, ट्रेनिंग के लिए लिया या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए लिया है, तो या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन यूज किया या पैसेंजर, क्योंकि पैसेंजर भैया किराया लेके उसको ले जा रहा है, ठीक है, तो इनको मिल जाएगा। अब वेसल या एयरक्राफ्ट खरीद ले, भाई अंबानी जी, रिलायंस इंडस्ट्री मुकेश अंबानी के लिए एयरक्राफ्ट खरीदते कि भाई वो नॉर्मल जो इंडिगो एयरलाइन है सब है ना, नॉर्मल उसमें नहीं जाएगा, वो अपने प्राइवेट जेट में जाएगा। अब ऑफिशियल ट्रिप के लिए, लेकिन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट अब वेसल एयरक्राफ्ट, याद रखो, मोटर व्हीकल जो ट्रांसपोर्टेशन पर्सन को, उसको तो आप गुड्स के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है, लीगली आप नहीं कर सकते, करेक्ट, क्योंकि वो पैसेंजर के लिए तो पैसेंजर, पर्सन के लिए तो पर्सन के लिए यूज करोगे। लेकिन वेसल एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए भी हो सकती है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए भी हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए लिए तो कोई दिक्कत नहीं, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड लेती है, एमडी के लिए नहीं लेती, मुकेश अंबानी के लिए नहीं लेती, लेकिन गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए लेती है, तो मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो यहां एक्सेप्शन थे, वापस वहां भी है कि फर्दर सप्लाई के लिए हो या ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो, पैसेंजर इंडिगो खरीदेगा, इंडिगो का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, तो उसको मिल जाएगा, और ये ट्रेनिंग के लिए हो तो मिल जाएगा, ठीक है, जैसे मोटर कार ड्राइविंग स्कूल, तो तीनों सेम के सेम है। याद कर लो फर्दर सप्लाई, चाहे मोटर कार हो, वेसल एयरक्राफ्ट हो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर और ट्रेनिंग, तीनों सेम है, इतना ही आपको याद करना है। इसके अलावा नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए मिल जाएगा, वेसल एयरक्राफ्ट, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए मोटर व्हीकल, इनोवा के अंदर आप गुड्स नहीं ले जा सकते, इलीगल हो जाता है। आप अपनी कंपनी बैगेज ये सब ले जाओ, वो एक अलग बात है, लेकिन आप गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जीएसटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उधर प्रॉब्लम हो जाएगा। अब क्लोज ए भी क्या बोलता है कि भाई इसके रिलेटेड आपने गाड़ी खरीदी, अब उसका इंश्योरेंस भी लेना पड़ता, कंपलसरी इंश्योरेंस होता है, थर्ड पार्टी ऑन डैमेज का, आप लो नहीं लो आपकी इच्छा, लेकिन इंडिया में वो कंपलसरी है। इसके अलावा सर्विसिंग होगी, रिपेयर हो गया, मेंटेनेंस होगा, उससे रिलेटेड भी खर्चा ब्लॉक है।
तो याद रखना, अगर यहां ब्लॉक है तो ये ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन मान लो जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर के धंधे में इंडिगो वो रिपेयर मेंटेनेंस का काम करती है, इंश्योरेंस रहती है, तो उसको अवेलेबल हो जाएगा। तो इधर अवेलेबल है तो इधर भी हो जाएगा, उससे जो रिलेटेड एंसिलरी एक्सपेंसेस है वो। ठीक है। अब सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लोज बी, ये क्या बोलता है कि फूड एंड बेवरेजेज, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट रेफर टू इन क्लोज ए, क्लोज डबल ए, एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड फॉर पर्पस स्पेसिफाइड देयरइन, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये बोलता है कि फूड एंड बेवरेजेज, इंफोसिस कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए स्नैक्स आइटम रखती है, ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। इवन दो इट इज फॉर एम्प्लॉय, नहीं मिलेगा। एक सेल्स वाला बंदा इन्फोसिस का क्लाइंट के साथ बिजनेस मीटिंग करता है, रेस्टोरेंट में बैठता है, रेस्टोरेंट में दोनों खाना खाते हैं, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? रेस्टोरेंट वाला जीएसटी चार्ज करता है? नहीं मिलेगा। फूड एंड बेवरेजेज, even though it is for official purpose, food and beverages, outdoor catering services, beauty treatment, health services, cosmetic and plastic surgery। और इसमें बड़े दुख की बात है कि लाइफ इंश्योरेंस की मैन पॉलिसी ली जाती है, बड़े एम्प्लॉय जो हायर टॉप लेवल के लिए की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है, या एम्प्लॉय के लिए ग्रुप मेडिक्लेम लिया जाता है, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, उसके ऊपर प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी चार्ज करती है, उसके ऊपर भी इन्फोसिस ने अपने एम्प्लॉय के लिए, अपनी एम्प्लॉय के फैमिली के लिए ग्रुप इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखा है, उसके ऊपर प्रीमियम पे किया, जीएसटी लगा, उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक है। एमडी के लिए लाइफ इंश्योरेंस लिया कि भाई एमडी को कुछ हो जाए तो मेरे को लॉस नहीं हो, तो वो भी अपॉर्चुनिटी लॉस है सब होती है, उसको इंडेमनिफाई करने के लिए लिया, उसके ऊपर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक है। इसके अलावा कई जने सियाने होते हैं, सियाने क्या होते हैं कि भैया अच्छा ऊपर लिखा है कि खरीदने पे ब्लॉक है, यहां मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट हम खरीदेंगे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। एक काम करते उसको लीज पे ले लेते। तो यहां इन्होंने नीचे जाके बोला कि अच्छा बेटा तुम लोग सियाने हो, तो अगर तुमने लीज पे लिया है उसी पर्पज के लिए, मुकेश अंबानी के लिए प्लेन खरीद के नहीं लिया, आपने किराए पे ले लिया कि भाई खरीदने पे तो ब्लॉक है, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लोज डबल ए बोल रहा है, तो आप लीज पे लेना चाहते हो तो लीज पे भी ब्लॉक है। तो ऊपर ब्लॉक है, उसी पर्पज के लिए लिया तो ब्लॉक है। लेकिन एक बेचारा जो इंडिगो एयरलाइन है वो लीज पे लेता है, एयरबस से खरीद के नहीं वो लेता है, तो उसको अलाउ होगा। ठीक है। अगर ये आउटवर्ड सप्लाई के लिए, मान लो बेचारा फूड एंड बेवरेजेस खरीदता है, फूड एंड बेवरेजेस लेता है, जैसे किराने की दुकान वाला फूड एंड बेवरेजेस में डील करता है ना, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा क्योंकि वो फर्दर सप्लाई के लिए। आउटडोर केटरर को कुछ ऑर्डर मिलता है, वो उसका सब कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ हो जाएगा। लेकिन इन्फोसिस से जो उसको ऑर्डर मिला, इन्फोसिस को जो उसने चार्ज किया, उस पर अवेलेबल नहीं होगा। मेंबरशिप ऑफ ए क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, ट्रेवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रेवल कंसेशन, इस पे भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें एक प्रोविजन है कि अगर ऑब्लिगेटरी है, यानी किसी भी लॉ के अंदर, कोई भी लॉ, जरूरी नहीं जीएसटी, कोई भी फैक्ट्री एक्ट है या कोई भी, कौन मान लो स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का या लोकल अथॉरिटी का लॉ बनाया हुआ है, उसके हिसाब से स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉयर के ऊपर फूड एंड बेवरेजेस देने का, कि भाई तुमको एम्प्लॉय को देना पड़ेगा रात को, और एम्प्लॉयर ने दिया तो उसके ऊपर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है किसी भी कानून के अंदर। अब ये क्वेश्चन ये आया था, तो इसमें एक अमेंडमेंट आप लोगों के लिए कि ये जो प्रोविजन है ये क्या सबके ऊपर एप्लीकेबल है कि केवल स्पेसिफिक के एप्लीकेबल है? तो सीबीआईसी ने बोला कि भाई ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन सबके ऊपर है, तो ये पूरे इसी के ऊपर एप्लीकेबल है। तो अगर इनमें से कोई भी आइटम के ऊपर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो पूरा इनपुट, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर, ये जैसे नहीं है कि ये सेकंड क्लोज के ऊपर, सब क्लोज के ऊपर एप्लीकेबल है या थर्ड के ऊपर, ये पूरे इनके ऊपर एप्लीकेबल है। ये सीबीआईसी ने क्लेरिफाई किया, ये आप लोगों के लिए नया अमेंडमेंट है। इसके अलावा सीबीआईसी ने फर्दर क्लेरिफाई किया इसी के अंदर, इसी सर्कुलर के अंदर, कि भाई जो आईटीसी का रेस्ट्रिक्शन है लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट, इसी के ऊपर है। ठीक है, मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट के ऊपर। मान लो प्लांट एंड मशीनरी लीज पे ली गई है तो इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो क्या इन तीन के ऊपर ही एप्लीकेबल है, वहां उन्होंने टर्म एटसेट्रा यूज नहीं किया। ठीक है। फिर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लोज सी वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज हमने शेड्यूल 2 में क्या देखा था
इट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज आपको फैक्ट्री बनानी है, आपको फैक्ट्री बनानी है तो आप फैक्ट्री क्या कर सकते हो, लेबर हायर कर सकते हो, सीमेंट विमेंट खरीद सकते हो, खुद ही बना सकते हो, या आप पूरा का पूरा ठेका दे दो। वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, सिंपल बताई थी, लेबर प्लस मटेरियल रिजल्टिंग इनटू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इतनी सिंपल डेफिनेशन समझाए थे ना, अब तो याद हो गई। लेबर प्लस मटेरियल रिजल्टिंग इनटू इमूवेबल प्रॉपर्टी इज वर्क कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी होती तो वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। और वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, सेक्शन 10 और 11 करेंगे क्या, आईजीएसटी का नहीं यूज करेंगे, सेक्शन 12 या 13 करेंगे। याद आया, ये भी मैंने समझाया था, भूलना मत। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस है। चलो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, इसके ऊपर क्रेडिट ब्लॉक का, तो आपने फैक्ट्री बनाने का ठेका दे दिया कि भैया मेरे को ये डिजाइन में चाहिए, वो बोलता ठीक है 2 करोड़ रुपए में तेरी फैक्ट्री बना दूंगा, लेबर मेरा, मटेरियल मेरा, और तेरे को फैक्ट्री बना के तेरे डिजाइन के हिसाब से दे दूंगा। तो 2 करोड़ के ऊपर जो जीएसटी चार्ज करेगा उसका ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, इवन दो इट इज फॉर बिजनेस पर्पज। लेकिन उसने जैसे ही व्यापारी ने ये देखा सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लोज सी, अच्छा वर्क कॉन्ट्रैक्ट देने पे नहीं मिलता तो मैं खुद बना लेता हूं, तो मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट भी ज्यादा शानी, गवर्नमेंट बोलती फिर भी नहीं मिलेगा। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लोज डी, गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पे मिल जाएगा, ठीक है, बाकी पे नहीं मिलेगा। तो खुद फैक्ट्री बनाओगे तो भी नहीं मिलेगा। अब इसमें ये ध्यान रखना, प्लांट एंड मशीनरी के लिए नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि प्लांट एंड मशीनरी में एपरेटस, इक्विपमेंट, मशीनरी या फिक्स टू अर्थ बाय फाउंडेशन स्ट्रक्चर सपोर्ट ये शामिल है। लेकिन क्या शामिल नहीं है, लैंड, बिल्डिंग और एनी अदर सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन टावर। एक्चुअली में उनके लिए प्लांट एंड मशीनरी, एयरटेल जियो के लिए क्या टेलीकम्युनिकेशन टावर ही होता, लेकिन इन्होंने इसको एक्सक्लूड कर दिया, यानी जियो या एयरटेल टेलीकम्युनिकेशन टावर लगाते हैं उसके ऊपर जीएसटी उनको चार्ज किया जाता है तो उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेज के ऊपर नहीं मिलेगा, लेकिन इनसाइड द प्रीमाइसेज तो मिल जाएगा। इसके अलावा इन्होंने जो ये कंस्ट्रक्शन है उसको भी डिफाइन किया कि कंस्ट्रक्शन मतलब जरूरी नहीं न्यू कंस्ट्रक्शन हो, रेनोवेशन, एडिशन या अल्टरेशन भी शामिल है, लेकिन एक्सटेंड टू कैपिटलाइजेशन, यानी कोई ने कैपिटलाइज नहीं किया है, ठीक है, आगे क्वेश्चन में भी दिया हुआ मेरा। फिर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लोज ई, कंपोजिशन स्कीम वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता, तो आप लोगों को तो मालूम ही है। क्लोज एफ, एनआरटीपी नहीं ले सकता। एनआरटीपी क्या करता, ओकेजनली इंडिया के अंदर सप्लाई करता है, ठीक है, उसको एनआरटीपी बोलते हैं ना, वेल डिफाइंड नहीं है, ओकेजनली टर्म को डिफाइन नहीं किया, ये मैंने आपको चैप्टर 1 में समझाया था, ठीक है। तो ये लिटिगेशन का मैटर है, लेकिन उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर उसने लोकली कोई भी सर्विसेज या गुड्स सोर्स किया तो उसको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन किंतु परंतु अगर उसने इंपोर्ट किया है तो उसके ऊपर जो उसने पे किया है आईजीएसटी उसका उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन लोकली सोर्स किया तो उसको नहीं मिलेगा, याद रखना। फिर क्लोज जी, पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज किया तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। 10 एसी खरीदे, 5 एसी दुकान के लिए, 5 एसी घर के लिए ट्रांसफर कर दिया, नहीं मिलेगा उसके ऊपर। क्लोज एज, गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉय, रिटर्न ऑफ और डिस्पोज ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट ऑफ फ्री सैंपल। 1000 केजी मटेरियल आया, नेचुरल कैलेमिटी की वजह से 300 किलो डूब गया, फ्लड आ गया, 700 किलो बच गया, उसके ऊपर ही इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। बेचारे को लॉस तो हो चुका, जीएसटी का भी लॉस होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का। गलती नहीं है, नेचुरल कैलेमिटी है, लेकिन नहीं मिलेगा क्योंकि नो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि 300 किलो अब वो किसी काम का नहीं रहा, लॉस्ट हो गया, स्टोलन हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया या राइट ऑफ हो गया, तो काम का नहीं रहा, तो आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे नहीं करोगे। मान लो रॉ मटेरियल था 1000 केजी का, अब 300 किलो घूम गया या फ्लड से डिस्ट्रॉय हो गया, तो आप उसको यूज तो कर नहीं सकते, अब उससे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो आउटपुट सेल नहीं करोगे, सेल नहीं करोगे तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी, तो इसलिए नो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉय, रिटर्न ऑफ, चाहे बेचारे की खुद की गलती हो नहीं हो, लेकिन नहीं मिलेगा। इसके अलावा बाय वे ऑफ गिफ्ट ऑफ फ्री सैंपल, तो हमने चैप्टर 7 के अंदर क्या रिवाइज किया था, फ्री सैंपल मतलब फ्री सप्लाई, नो जीएसटी, ट्रांजेक्शन वैल्यू 0 हो जाता है। यहां आके वो थोड़ी खुशी धूमिल हो जाती है, मैंने उस समय आपको बोला भी था, क्यों, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी जैसे फ्री सैंपल देती है डॉक्टरों को जिससे कि वो प्रेस्क्राइब करे, नो जीएसटी, इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट फार्मा कंपनी के ऊपर पड़ा।
क्योंकि वो डॉक्टर को देती है फ्री सैंपल्स। Now I, any tax paid in accordance with the provision of section 74, 129, 130, तो इसके ऊपर अगर इसकी वजह से जीएसटी का पेमेंट हुआ है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, ब्लॉक क्रेडिट। चलिए फिर सेक्शन 17 सब सेक्शन 6 बोलता है कि भाई अगर सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 के अंदर, सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 क्या है कि बिजनेस पर्पज और अदर पर्पज के लिए यूज किया गया तो अदर पर्पज के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। और सब सेक्शन 2 क्या है ऑफ सेक्शन 17, जीरो रेटेड सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई के लिए, तो एग्जाम सप्लाई पे नहीं मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कॉमन है तो उसको कैसे करोगे, तो इसके लिए उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी और ऑफकोर्स गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया रूल 42 फॉर इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज एंड रूल 43 फॉर कैपिटल गुड्स। तो रूल 42 क्या करोगे भाई, बहुत सिंपल है सर, ये याद नहीं होता, देखते हैं कैसे याद नहीं होता, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। चलो रिवाइज करते हैं फटाफट। चलो भाई, तो सबसे पहले क्या होगा कि भाई किसी टोटल इनपुट टैक्स इन्वॉल्व, कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट होना चाहिए पूरे पीरियड के अंदर वो हम देखेंगे। तो मान लीजिए वो 100 है। उसके बाद आप याद करो कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है, अदर पर्पज के लिए नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए कोई अदर पर्पज से रिलेटेड है तो उसको माइनस कर दो, अदर देन बिजनेस, तो मान लीजिए वो -5 है, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, एग्जाम सप्लाई के लिए मिलेगा। तो मान लीजिए एग्जाम सप्लाई से रिलेटेड जो आप डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर पा रहे हो वो 10 रुपीज है, इसको भी माइनस कर दो। इसके बाद जो कौन सा सेक्शन आता है, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट। तो ब्लॉक क्रेडिट है, मान लो वो है तो उसको भी माइनस कर दो, -15 है मान लो, ठीक है। तो जो बाकी बचता है, कितना बचा है 70 को हम लोग कहां लेके जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। याद करने का बहुत सिंपल तरीका, 17 सबसेक्शन 1, फिर 17 सबसेक्शन 2, फिर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 1 किसके लिए, अदर पर्पज, सबसेक्शन 2 एग्जाम सप्लाई। याद रखना डेफिनेशन मॉडिफाई की गई है ओनली फॉर आईटीसी, ठीक है। वो मैंने आपको सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में समझा दिया। 4 तो ऐसे भी किसके रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड। 5 से क्या है, ब्लॉक क्रेडिट, तो ब्लॉक क्रेडिट तीनों को माइनस कर दे। ये बैड क्रेडिट है, इस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, तो तीनों बैड क्रेडिट को उखाड़ के फेंक दिया हमने। तो जो बचा उसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले गए। अब इसमें गुड क्रेडिट भी है। गुड क्रेडिट कौन सा भाई, टैक्सेबल सप्लाई, बिजनेस के लिए, जीरो रेटेड सप्लाई के लिए है, तो उसको हमने यूज किया, तो वो मान लीजिए 50 रुपीज है, ठीक है। तो उसको भी माइनस कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आप पूरा ले गए तो इसमें 50 भी शामिल है, बाकी बच गया 20। अब ये 20 क्या है, बहुत सिंपल है, कॉमन से रिलेटेड। तो ये तो क्या डायरेक्टली थे, जैसे कॉस्टिंग में हमने पढ़ा ना डायरेक्ट ओवरहेड, इनडायरेक्ट ओवरहेड। तो डायरेक्टली तो हम लोग जो दिख रहा था कि भाई ये पर्टिकुलरली पर्टेनिंग टू अदर्स बिजनेस ही है, अदर पर्पज है, तो उसको डायरेक्टली बाहर निकाल दिया। लेकिन अब कॉमन है, जैसे आप मान लो ऑफिस रेंट है, अब उस ऑफिस के अंदर टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड भी काम होता है, एग्जाम सप्लाई से रिलेटेड भी काम होता है। तो अब ऑफिस का क्या करोगे, आप ऑफिस रेंट पे जीएसटी का पेमेंट किया, कॉमन हो गया ना वो, तो उसके लिए ये ऐसे कॉमन बच गए। कॉमन के लिए हम क्या करेंगे भाई, सिंपल है, 20 बच गया। अब 20 में से हम क्या निकालेंगे कि पर्टेनिंग टू एग्जाम सप्लाई एंड पर्टेनिंग टू अदर पर्पज। तो एग्जाम सप्लाई के क्या करेंगे भाई, टर्नओवर रेशियो, सिंपल है, ई डिवाइडेड बाई एफ, ठीक है। जो बच गया एक तो पहले ये हेडवाइज करेंगे और फिर क्या करेंगे, ए डिवाइडेड बाई एफ एग्जाम सप्लाई के लिए। ई क्या है, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड और एफ क्या है, टर्नओवर इन स्टेट, टर्नओवर इन स्टेट, ठीक है। ये याद रखना, ई डिवाइडेड बाई एफ इंटू ये जो बचा है 20, इसको हम क्या बोलते हैं, C2, ओके। तो ये हो गया ई डिवाइडेड बाई एफ। अब ई और एफ में क्या लेते हैं, ए में क्या एग्जाम सप्लाई, एफ का क्या बोला, टर्नओवर इन स्टेट यूटी। अब इसके अंदर आपको रूल 42 और 43 का कॉमन है, वो याद रखना है। मान लीजिए हो सकता है किसी पीरियड के अंदर टर्नओवर नहीं हो, ठीक है, तो जिसका भी लास्ट टैक्स पीरियड का अवेलेबल होगा उसका लेंगे, क्योंकि अगर टर्नओवर नहीं तो जीरो हो गया तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। जीरो का आप मल्टीप्लाई करोगे कुछ नहीं आने वाला, तो इसलिए जो लास्ट टर्नओवर होगा वो लेंगे। याद रखना एग्जाम सप्लाई के अंदर मैंने बोला था एग्जाम एडजस्टमेंट क्या क्या होगा। एग्जाम सप्लाई के अंदर पहले जो सप्लाई, एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन वो याद रखो, नील रेटेड होली एग्जाम प्लस नॉन टैक्सेबल सप्लाई। उसके अंदर हम सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 के हिसाब से क्या एडजस्टमेंट करेंगे, आरसीएम, सिक्योरिटीज 1%, लैंड एंड बिल्डिंग, अगर वो पैरा 5 शेड्यूल 3 का याद हो गया होगा, कितना लेंगे, जो स्टाम्प ड्यूटी पे, इसके बेसिस पे, मतलब जो वैल्यू हमने स्टाम्प ड्यूटी के लिए अडेप्ट की है, ठीक है।
तो ये हो गया। इसके बाद हमको ध्यान रखना है कि एग्जाम सप्लाई प्लस टर्नओवर इन स्टेट दोनों में से एक चीज माइनस करनी। क्या करनी है? जो ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी है, सीएसटी एंड वीएटी, तो क्या क्या हम करेंगे? एक्साइज ड्यूटी दोनों की, सेंट्रल ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, वीएटी प्लस सीएसटी। तो एक्साइज ड्यूटी और वैल्यू एडेड टैक्स याद कर लो, ठीक है? ये हम दोनों में से माइनस करेंगे, एग्जाम्प्ट में से भी माइनस करेंगे, टर्नओवर इन स्टेट ड्यूटी से भी माइनस करेंगे। इसके अलावा लेकिन एग्जाम सप्लाई में कुछ और एडजस्टमेंट होंगे। एग्जाम सप्लाई की जो डेफिनेशन मॉडिफाई हुई उसके अलावा एडजस्टमेंट होंगे। वो क्या होगा कि भाई एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एक्सचेंजिंग लोन और एडवांस जिसके लिए हमको इंटरेस्ट या डिस्काउंट मिला है, अगर कोई व्यापारी किराने की दुकान वाला जैसे ही मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट करता है, उसको इंटरेस्ट या डिस्काउंट मिलता है, तो ये एग्जाम सप्लाई है, एग्जाम सप्लाई है। लेकिन इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब एग्जाम सप्लाई से माइनस करेंगे, यानी कि इस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन अगर वही बैंक, एफआई, एनबीएफसी है तो उसके लिए हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे, इसको शामिल करेंगे, क्योंकि बैंक, एफआई, एनबीएफसी तो नॉर्मली इसी में डील करती है, ठीक है? इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय ए वेसल फ्रॉम द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, इसको भी हम लोग एक्सक्लूड करेंगे, यानी कि इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। इसके अलावा एक नया अमेंडमेंट है, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप है, इसको भी इंसर्ट किया गया। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप को आप सप्लाई करते हो तो उसको भी हम लोग एक्सक्लूड करेंगे एग्जाम सप्लाई में, मतलब एग्जाम सप्लाई में अगर शामिल है तो हम लोग एक्सक्लूड करेंगे, यानी इसके ऊपर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। मैंने हाईलाइट करके भी रखा है, इस पे नहीं मिलेगा, तो इस मतलब इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। एक्सक्लूजन का मतलब क्या हुआ? तो आप सबसे पहले क्या करोगे, मैं वापस आपको स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहले आप एग्जाम सप्लाई देखोगे। एग्जाम सप्लाई कैसे लोगे? पहले तो एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन याद रखो, नील रेटेड, होली एग्जाम्प्ट, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। फिर आरसीएम सप्लाई, उसमें आप लोगे सप्लायर के लिए, रेसिपिएंट के लिए नहीं। फिर सिक्योरिटीज 1% लैंड एंड बिल्डिंग, अगर वो पैरा 5 शेड्यूल 3 का आइटम है तो आप एग्जाम सप्लाई में कंसीडर करोगे। अगर शेड्यूल 2 वाला है, सेल ऑफ बिल्डिंग, तो वो नहीं करोगे, उसकी वैल्यू क्या लोगे? जो स्टाम्प ड्यूटी के लिए। उसके अलावा एग्जाम सप्लाई में फिर आप क्या करोगे? ये सब माइनस करोगे, यानी कि उनके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। क्या क्या माइनस करोगे? अगर कोई इंटरेस्ट डिस्काउंट है तो वो माइनस करोगे। ये ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय वेसल, ये ओशियन फ्रेट है तो उसको माइनस करोगे। इसके अलावा आप नया अमेंडमेंट है, इसको भी माइनस करोगे। इसके अलावा तो ये 3 चीजें माइनस करोगे, वो सब तो शामिल करना था, ये माइनस करोगे। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी, चाहे वो स्टेट की हो, सेंट्रल की हो, वो माइनस करोगे। वीएटी, सीएसटी करोगे, और ये जो माइनस है वो टर्नओवर इन स्टेट और यूटी पे भी करोगे, ठीक है? इतना याद आ गया? चलो, तो आपको ए डिवाइडेड बाई एफ मिल गया, तो टर्नओवर रेशियो हो गया ना, एग्जाम टर्नओवर इन स्टेट ड्यूटी, और जो अपना ये बचा था 20 रुपीज उसको कर दिया, ठीक है? और बाकी 5% लेंगे अदर पर्पज के लिए। डायरेक्टली हम 5% इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 20 का 5% कितना होता है? 1 रुपीज, ठीक है? और बाकी जो बच गया वो किससे पर्टेनिंग हो गया? टैक्सेबल जीरो रेटेड सप्लाई से, तो उस पर मिल जाएगा। तो उस पर मतलब बाकी का जो, मान लीजिए ये हो गया, मैं एक बार आपको बता दूं, 5 रुपीज हो गया मान लो अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, तो 5 और ये 1 माइनस करेंगे तो वापस 14 बच गया। तो ये 14 किससे रिलेटेड हो गया? ये टैक्सेबल जीरो रेटेड सप्लाई पे हो गया, तो इस पे मिल जाएगा, इस पे मिल जाएगा इनपुट टैक्स के, प्लस 14 पे मिला, प्लस ये इस पे मिल जाएगा। 50 पहले हम लोग क्रेडिट कर चुके हैं, तो 64 मिल जाएगा। ये हमने पहले डिसअलाउ कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेके नहीं गए, बाकी लेके गए तो ये माइनस कर देंगे, ठीक है? हो गया। अब इसके अंदर एक एक्स्ट्रा प्रोविजन हो रहा है कि भाई ये पहले मान लो कोई लायबल है मंथली रिटर्न के लिए, तो उसको मंथली बेसिस पे करना है। उसके बाद जब ईयर एंड हो जाएगा तो ईयरली बेसिस पे करेगा। तो पहले तो मंथली बेसिस पे वो कैलकुलेट करेगा, फिर ईयरली बेसिस पे करेगा, तो आपको फर्क आएगा, डिफरेंस आएगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे तो फर्क आएगा। तो ये बोलता है कि भाई वापस वो कैलकुलेट करेगा, लेकिन मान लो अगर उसने कम रिवर्स किया है ये, तो उसको इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्या होगा? 1 अप्रैल से करेगा, जब तक वो पेमेंट नहीं करता जब तक है, ठीक है? अंडर सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 यानी 18% वो इंटरेस्ट भी पे करेगा, लेकिन उसका कैलकुलेशन होगा 1 अप्रैल जो सब्सिक्वेंट ईयर है। तो मान लो FY, मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूं। FY 2022-23 के लिए आप मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करोगे, जैसे अप्रैल 22 के लिए, फिर मई, फिर ऐसे करके मार्च तक कैलकुलेट करोगे। तो हर महीने का आप कैलकुलेट करके, ठीक है, जो D1 D2 है वो कैलकुलेट करते जाओगे। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? आप ईयरली बेसिस पे टोटल पे करोगे। अब दोनों में डिफरेंस आया, तो मान लीजिए इधर 100 रुपीज आपने
जो रिवर्स किया एक्चुअल में रिवर्स होना चाहिए था 110, तो 10 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने नहीं सॉरी 100 रुपीज आपने रिवर्स किया, 110 रिवर्स करना था, तो 10 रुपीज आपने कम रिवर्स किया तो आपको पेमेंट करना 10 रुपीज का एलोंग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, जब तक आप पे नहीं करते, जब तक 18% पे। लेकिन मान लो आपने 120 रिवर्स कर दिया 110 की जगह, तो 10 आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ये हो गया रूल 42। अब रूल 43 किसके लिए? कैपिटल गुड्स के लिए। उसमें भी वही फंडा लेना है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि भाई जो एग्जाम सप्लाई ये सबसे रिलेटेड है, एग्जाम सप्लाई ये सबसे रिलेटेड है, उसको नॉन बिजनेस पर्पज के लिए एग्जाम सप्लाई से रिलेटेड है तो कैपिटल गुड्स नहीं मिलेगा। और याद रखना इधर 5 साल होता है जीएसटी में, जो कैपिटल गुड्स की लाइफ साइकिल मानी गई है 5 साल है, तो उस पर मिलेगा नहीं, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेके ही नहीं जाएंगे। अब ऐसा भी कोई अच्छा कैपिटल गुड्स जो एक्सक्लूसिवली आप टैक्सेबल सप्लाई या जियो रेटेड सप्लाई के लिए लेते हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेके जाएंगे। अब इसमें अमेंडमेंट आपको दिख रहा है फॉर्म GSTR 2। GSTR 2 कभी लाइव हुआ ही नहीं, इसलिए ये चला आ रहा था, अब इन्होंने ऑमिट कर दिया, एक्चुअल में कभी लाइव हुआ ही नहीं, तो ये अमेंडमेंट का रेलिवेंस है नहीं, क्योंकि पहले भी GSTR 2 था ही नहीं, कभी लाइव ही नहीं हुआ जब से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ। अब इन्होंने जो फालतू का लिखा हुआ था उसको ऑमिट कर दिया, ठीक है। फिर ये तो हो गया एक्सक्लूसिवली यू आर यूजिंग फॉर अदर पर्पज और एग्जाम सप्लाई, तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेके नहीं जाओगे। एक्सक्लूसिवली यू आर यूजिंग फॉर टैक्सेबल और जियो रेटेड सप्लाई, तो आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, तो ले लो भैया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। और ऐसा भी होगा जिसको आप ऐसा कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, जिसको मान लीजिए आप टैक्सेबल सप्लाई का जो आइटम है उसको मैन्युफैक्चर करते हो, एग्जाम सप्लाई का भी करते हो, जियो रेटेड का भी करते हो, तो ये कॉमन हो गया, तो इसको भी आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेके जाओगे और इसको डिनोट क्या करोगे? ए कर दोगे, ए कर दोगे। अब ऐसा भी आइटम हो सकता है कि जो पहले आप लेके नहीं गए, मान लो एग्जाम सप्लाई थी, आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, तब वो सप्लाई एग्जाम थी, तो आप एलिजिबल नहीं थे इसलिए आप लेके नहीं गए, लेकिन बाद में वो एग्जाम सप्लाई टैक्सेबल हो गई, तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। तो 2 साल तक वो एग्जाम थी, फिर 3 साल के लिए वो टैक्सेबल हो गई, तो अब आप जब भी वो टैक्सेबल हुई तब आप उसको ले जा सकते हो वापस, ठीक है, ले जा सकते हो। लेकिन क्या करोगे? आप पूरा अमाउंट ले जाओगे। तो मान लीजिए आपने 100 रुपीज जीएसटी का पेमेंट किया जब वो एग्जाम थी, ठीक है, तो आप उस समय लेके नहीं गए, फिर 2 साल आपने उसको एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया, बाद में वो टैक्सेबल हो गए, तो 3 साल के लिए आप बोलोगे 60 रुपीज ही तो होता सर, लेकिन आप 100 रुपीज ही एक के अंदर लेके जाओगे। आप क्या करोगे? 40 रुपीज जो 2 साल का होगा वो प्रो रेटा वो आप पे कर दोगे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में, लेके जाओगे 100। अब इसका फिर हर महीने आप रेशियो एनालिसिस, पहले तो डिवाइडेड बाय 60 करोगे ए का, ओके, मतलब टीएम है, ये सब आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, और इनफैक्ट ये एग्जाम्पल देखना पड़ेगा जो मैंने लिखा है ना, वो ये आईसीआई का अच्छा एग्जाम्पल है, ओके। और उसके बाद क्या करोगे? वो सेम ही टर्न ओवर रेशियो और डेफिनेशन सेम है। और इसके अंदर एक याद रखना कि इसके अंदर जो ईयर एंड में रूल 42 के अंदर हम लोग देखते हैं ना, वापस ईयरली मंथली कैलकुलेशन के बाद ईयरली करना पड़ता है, रूल 43 में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? जो कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई या अदर पर्पज के लिए उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लोगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेके नहीं जाओगे। एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल उसके लिए उसको लेके जाओगे, कोई कॉमन है तो उसको ए डिनोट करके लेके जाओगे, और फिर उसको हर महीने डिवाइडेड बाय 60 करते जाओगे, उसका फार्मूला है TMYM, ठीक है। और अगर मान लीजिए कन्वर्ट हुआ है तो आप पूरा का पूरा लोगे, जो 2 साल पहले नहीं लिया था वो पूरा का पूरा ले लोगे, लेकिन जो 2 साल आपने एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में आपको ऐड करना है 40 रुपीज, ठीक है। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ऐसे मैंने समझाने की जल्दी से आपको कोशिश की, ठीक है। रिवीजन लेक्चर इसलिए मैं ज्यादा तो नहीं समझा सकता, केवल आपको रिवाइज करवा सकता हूं, कंसेप्ट आपके पहले क्लियर होने चाहिए। हालांकि फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके जो इतनी क्लियरिटी दे सकूं रिवीजन लेक्चर में फिर आपको देते जाऊं, तो जिससे कोई डाउट नहीं रहे, ठीक है। तो फिर आप उसको क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 60, फिर उसको हर महीने क्या करोगे? E डिवाइडेड बाय एफ इंटू, ठीक है। E डिवाइडेड बाय एफ की डेफिनेशन वही है जो रूल 42 के अंदर देखी थी, ईयरली कैलकुलेशन इसमें होगा नहीं, ठीक है, मैंने हाईलाइट भी करके रखा है। और एक बार ये एग्जाम्पल जरूर देख लेना, आईसीआई का अच्छा एग्जाम्पल है, और ये स्टेप समझाने के लिए भी अच्छा एग्जाम्पल है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऑडिट करना 5 मिनट में आपका हो जाएगा। तो ये रूल 43 हो गया।
फिर रूल 88A ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी बहुत ही सिंपल है कि जो आईजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, सबसे पहले आप उसको फुल्ली यूटिलाइज करोगे, उसको सबसे पहले फुल्ली यूटिलाइज करोगे, सबसे पहले आईजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट में, फिर अगर मान लीजिए वो बच गया तो सीजीएसटी एंड एचजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट में करोगे, पूरा का पूरा वो फुल्ली यूटिलाइज होना चाहिए। रिमेंबर आईजीएसटी क्या होता है? बैलेंस शीट आइटम होता है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करके स्टेट को अपना हिस्सा रखेगी और स्टेट को उसका हिस्सा दे देगी। तो इसलिए इन्होंने ये प्रोविजन रखा कि सबसे पहले आप आईजीएसटी को जीरो करो। तो आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसको सबसे पहले आप आईजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट में सेटअप करो, उसके बाद सीजीएसटी एचजीएसटी के अंदर करो, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, लेकिन आपको फुल्ली यूटिलाइज करना है। उसके बाद आप सीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट सीजीएसटी के अगेंस्ट में, और बच गया तो आईजीएसटी के अगेंस्ट में, अगर आईजीएसटी की लायबिलिटी है तो। ऐसे एचजीएसटी यूटीजीएसटी का पहले एचजीएसटी यूटीजीएसटी के अगेंस्ट में, फिर आईजीएसटी के अगेंस्ट में, ठीक है, कर सकते हो। एक स्टेट का सीजीएसटी एचजीएसटी सीजीएसटी भी दूसरे स्टेट के सीजीएसटी एचजीएसटी के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई बैंक, बॉम्बे की कंपनी है, बॉम्बे में रजिस्टर्ड है, उसका एम्प्लॉय गोवा में जाके रहता है, और गोवा वाला क्या चार्ज करेगा? होटल वाला उधर का रजिस्ट्रेशन प्लेस ऑफ सप्लाई भी याद करो, वहां का है, तो सीजीएसटी एचजीएसटी गोवा का चार्ज करेगा। तो ये जो मुंबई की कंपनी है, महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, ये उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएगी। ओके, ये ध्यान रखना। तो सिंपल है, रूल 88A बहुत ही सिंपल बोलता है कि भाई सबसे पहले आईजीएसटी क्रेडिट जीरो कर दो, सबसे पहले आईजीएसटी के अगेंस्ट में, फिर सीजीएसटी एचजीएसटी के अगेंस्ट में, किसी भी ऑर्डर में आप कर सकते हो, वो गवर्नमेंट ने आपको रिलैक्सेशन दिया है। और उसके बाद आप सीजीएसटी का सीजीएसटी के अगेंस्ट में, बच गया तो आईजीएसटी के अगेंस्ट में, एचजीएसटी यूटीजीएसटी का एचजीएसटी यूटीजीएसटी के अगेंस्ट में, बच गया तो आईजीएसटी के अगेंस्ट में। और एक स्टेट सीजीएसटी एचजीएसटी का दूसरे स्टेट सीजीएसटी एचजीएसटी में आप नहीं कर सकते। ओके, तो ये ऑर्डर मैंने इधर लिखा भी है। क्वेश्चन अगर आपने एग्जांपल नहीं किया तो एक बार कर लीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। तो इधर मैं यही रिवीजन खत्म करता हूं, अगले रिवीजन लेक्चर में हम लोग चैप्टर 8 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।